ठीक है, तो आप लोगों का सेकेंड ईयर में आपका फर्स्ट पेपर चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट पेपर का नाम क्या है? आणविक जैविकी। फर्स्ट पेपर चल रहा है आपका, जिसका नाम क्या है? आणविक जैविकी और जीव प्रौद्योगिकी, है ना, जीव प्रौद्योगिकी, या बोलते हैं उसे क्या? जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? इसके अंतर्गत देखो भाई 4 यूनिट है। ठीक है, पहली यूनिट है जिसके अंदर आपका डीएनए, आरएनए, ठीक है, उसके केमिकल फिजिकल स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ना है। फिर उसके बाद आपकी यूनिट सेकंड आ जाती है। यूनिट सेकंड में आपका सेंट्रल डोगमा वगैरह है, जो भी चल रही है। ठीक है, सेंट्रल डोगमा का मतलब ही क्या है? छोटी सी कहानी है उसकी, बहुत सिंपल। सबसे छोटा टॉपिक अगर कुछ है तो वो क्या है? सेंट्रल डोगमा, कि डीएनए से आरएनए बनेगा सब, और आरएनए से जो है वो प्रोटीन बनेगी। लो, अब डीएनए से आरएनए और आरएनए से जब प्रोटीन बनेगी तो इसी घटना को हम पढ़ेंगे, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये थोड़ा ब्रॉड लिख देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसी पर तो ये पूरी यूनिट है दोनों की दोनों। ठीक, तो पहले क्या है? डीएनए, और डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए की घटना जो होती है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन अंग्रेजी में कहते हैं। और अनुलेखन, अनु मतलब पीछे पीछे, लिखना, लिखा पढ़ी कौन करेगा? लिखा पढ़ी आरएनए बनता जाएगा डीएनए के हिसाब से। तो डीएनए से आरएनए बनेगा, उसे अनुलेखन कहेंगे। आरएनए से जो प्रोटीन बनी उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट कब करते हैं अपन? जब उसे क्या कहते हैं हिंदी में? अनुवादन, यानी भाषा का क्या हो जाता है? बदलाव। क्योंकि डीएनए क्या है? ये डीएनए की फिजिकल स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, और ये जो है वो आरएनए की फिजिकल स्ट्रक्चर हो गई। आरएनए में एमआरएनए पढ़ रहे हैं अपन, है ना, और प्रोटीन जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये अमीनो अम्ल हैं जिनके बीच में होता सिंगल बॉन्ड है लेकिन टिल्टेड, यानी घूम जाता है, तो उसे क्या कह देते हैं हम? प्रोटीन को पेप्टाइड बंध बोल देते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली, क्लियर हो गई बात? तो यहाँ अमीनो अम्ल होते हैं बहुत सारे। क्या होते हैं यहाँ पर? अमीनो अम्ल, जो आपने सेकंड पेपर जो मैम ले रही हैं उसमें आपने पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, है ना, अमीनो अम्ल। तो डीएनए आरएनए की संरचना, ठीक है, डीएनए में होगा क्या? ये इस तरीके से 1 2 3 4 और ये 5 CH2OH, 5 कार्बन की श्रृंखला है। तो 5 कार्बन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? पेंटोज। ठीक, पहले नंबर के कार्बन पर कोई ना कोई नाइट्रोजनी क्षार आएगा, प्यूरिन या पिरिमिडिन में से, ए आए, जी आए, टी आए या फिर सी आए। ठीक है, फिर तीसरे नंबर के कार्बन से फॉस्फेट जुड़ेगा और इधर 5वें के से जुड़ेगा। तो ये जो चीज बनी, यही 3 चीज, राइबोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट, तीनों मिलकर के क्या बोले जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। यही स्थिति आरएनए में भी होती है, ठीक है, और लेकिन टी की जगह इसमें यू होता है, ए होगा, सी होगा, जी होगा, यू होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? कभी कभी एमआरएनए, ये तो हो गया एमआरएनए जो सीधा सीधा होता है, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए की संरचना में ये राइबोसोम से वो जुड़ा हुआ होगा, और टीआरएनए में क्या होगा? यही एमआरएनए इस स्थिति को इस तरीके से घूम जाता है। इसे क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं, जो हॉली एट ऑल, उनके साथियों ने, हॉली ने और उनके साथियों ने ढूंढा था। इसमें जरूर क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षारों का युग्मन होता है, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ
डीएनए में होता है। डीएनए की स्थिति एक बार और कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या पढ़ना है आगे, ये है, यहाँ से फॉस्फेट आएगा, तो ये संरचना जो बनी वो डीएनए की हो गई। ठीक है, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक, अब हमें आगे क्या पढ़ना है कि डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए। ठीक, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। ठीक, जब डीएनए के ऊपर आरएनए बनेगा तो उसकी स्थिति हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली है कि यहाँ डीएनए है, इसके ऊपर क्या होगा, प्रोकैरियोट्स में तो सीधी सी बात है सिग्मा फैक्टर आएगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आएगा और फिर रो फैक्टर आएगा। 3 में कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक, लेकिन यूकैरियोट्स में हमने पढ़ा कि क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे, जहां से शुरू होना है, जहां से इस हिस्से की मान लो आरएनए में बदलना है, डीएनए के इस हिस्से को आरएनए बनाना है, तो इसको यहाँ, ये तो हो गया क्या पूरा सिस्ट्रोन, इसको तो क्या बोल देंगे, सिस्ट्रोन। इसके भी हिस्से होंगे, ठीक है ना, जहां से मूलतः शुरू होगी आरएनए बनना, उससे पहले एक रीजन होगा जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के रुकेगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 है, जिनमें से आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ही काम में आता है। वो जिस जगह पर आकर रुकेगा उस जगह को क्या कहते हैं, प्रमोटर। ठीक है, और प्रमोटर के फिर टाइप से कहाँ आके रुकेगा, ये वहीं आके रुकेगा जहां पर टाटा बॉक्स होगा, या तो टाटा बॉक्स हो, ये एरिया जहां टी ए ये कंडीशन है, टी ए टी ट्रिपल ए टी, तो इस कंडीशन को बोलते हैं टाटा बॉक्स, ये कल ही पढ़ाया था। इसके अलावा होता है एक जीसी बॉक्स, या तो यहाँ रुकेगा जहाँ टाटा बॉक्स हो, या फिर जहां पर कंटिन्यू जी सी सी जी 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 इस तरीके से होते हैं, वहां बोलते हैं उसे जीसी बॉक्स। ठीक, और या फिर क्या हो, वहां पे टाटा बॉक्स हो, जीसी बॉक्स हो, या फिर कार्ड बॉक्स हो, यानी कि जहां पर सी ए टी टी ए सी इस तरीके से सीक्वेंस होते हैं, नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम होगा वहां। इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, टाटा बॉक्स। वहां पर कौन आएगा, कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन आएंगी, उन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कारक, अनुलेखन कारक या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड। उसके फिर टाइप्स हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी है, ए है, बी है, ई है, एफ है और जे है और एच है। ठीक है, ये सब मिलकर के यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। आरएनए पॉलीमरेज फिर पहचानेगा कि मुझे यहाँ पे खड़ा होना है, फिर आरएन इनमें से केवल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी तो यहाँ रुक जाएगा, बाकी सारी चीजें जो है वो हट जाएंगी। और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड अब इस प्रमोटर स्थल पर क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे खिसकेगा। आगे खिसकेगा तो क्या होगा, जैसे जैसे आगे खिसकेगा पीछे से क्या होगा, नाइट्रोजनी क्षार आते चले जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आएगी। कैसे आएगी, अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या आएगा यू, अगर यहाँ टी है तो यहाँ पर क्या लाया जाएगा ए, अगर यहाँ जी है तो यहाँ पर कौन सा आएगा सी, अगर डीएनए में सी है तो यहाँ क्या आएगा आरएनए में जी। इस तरीके से प्रति कोडॉन इसके अपोजिट क्षार आते चले जाएंगे। और लास्ट एंड फाइनली क्या होगा, जहां पर इसमें बार बार टी होगा, लास्ट एंड फाइनली डीएनए के जहां पर टी 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 होगा तो उसके सामने हमेशा ए लाई जाएगी। जब ए आएगा तो क्या बन गया, पॉली ए टेल बन गई। अब पॉली ए टेल बनने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से आरएनए का बनना रुक जाएगा, तो आरएनए इस में से बीच में से निकल के बाहर कहाँ, केंद्रक द्रव्य में आ गया। अब केंद्रक द्रव्य में यहाँ जो लास्ट एंड फाइनली है, यहाँ कौन सा सिरा होता है 5 और यहाँ कौन सा होता है 3, यानी ये 5 डैश से 3 डैश की ओर बनता है, यही इसके बनने की दिशा होती है। तो इसका मतलब डीएनए का कौन सा सिरा होगा, इस तरफ 3 रहा होगा और उस तरफ 5 रहा होगा। ठीक, तभी तो एंटी पैरेलल हुआ वो। अब आगे क्या होगा, ये पॉली ए टेल बन गई, क्या बन गई, पॉली ए टेल बन गई। और यहाँ जो बना वो क्या है, शीर्ष हो गया है ना, कैप। ये कैप कैसे बनेगी, कैप में क्या आएगा जी, कैप की जी मतलब ग्वानोसिन, वो जीटीपी वगैरह देगा और उसके बाद G7CH3 आके जुड़ेगा यहाँ पर, यानी ग्वानोसिन 7 मिथाइल। जब यहाँ जुड़ जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, कैप। और पॉली ए कंडीशन को क्या बोलते हैं, टेल। और इस तरीके का एमआरएनए जिसमें कैप और टेल लगी होती है उसे कहते हैं HNRNA। आई बात समझ,
ये SNRNA कहाँ होता है? केंद्रक। केंद्रक के अंदर से कहाँ आ जाएगा? केंद्रक द्रव्य में से अब निकल करके वो कहाँ आएगा? बाहर। बाहर कहाँ? कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य में आने के बाद इसकी कैप और टेल हट जाएगी। अब ये RNA ये रह गया 5' और 3' में रह गया। ठीक है, इतना रिवाइज करवा दिया आपका अब तक का, कल तक का, ठीक, परसों का, 2-3 दिन का इकट्ठा रिवाइज हो गया है। तो अब क्या होगा, जब ये mRNA बन गया, अब इस mRNA में क्या होगा? इस mRNA में हर क्षेत्र जो है वो प्रोटीन बनाने के काबिल नहीं होता। कहीं कहीं पर कोई सिरा ऐसा होता है, कोई हिस्सा जो प्रोटीन आगे बनाने में नहीं काम में आएगा। तो उस स्थिति में उसको क्या बोलते हैं? जो आगे व्यक्त नहीं हो सकता वो अव्यक्तेत बोला जाएगा। अव्यक्तेत। और अव्यक्तेत को हिंदी में, अव्यक्तेत और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंट्रोन। क्या कहते हैं? इंट्रोन। और जो व्यक्त होगा यानी जो आगे प्रोटीन बनाने में काम में आएगा उसे बोलते हैं एक्सोन। एक बात और, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो सिस्टोन बनेगा, यानी mRNA जो सिस्टोन के द्वारा, सिस्टोन क्या है? DNA का हिस्सा, उससे क्या बनेगा? RNA। वो RNA पॉलीसिस्टोनिक होता है या मोनोसिस्टोनिक? बताइए, कल ही पढ़ाया है मैंने ये आप लोगों को, कल परसों से रोज यही चैप्टर चल रहा है, यही टॉपिक चल रहा है। पॉलीसिस्टोनिक होता है या मोनोसिस्टोनिक होता है? बताइए। प्रोकैरियोट्स में सिस्टोनिक कैसे होगी? पॉली, यानी एक ही DNA के टुकड़े में से ऐसे RNA बनेंगे जो हर तरीके की प्रोटीन बना देते हैं। ठीक है, आंसर नहीं देते हो आप लोग, लेकिन है ना, बहुत देर में जाके आवाज आती, पहुंच पाती है। चलो कोई बात नहीं। लेकिन यूकैरियोट्स में जो होता है ना, यूकैरियोट्स में कैसा होता है? मोनोसिस्टोनिक। मोनो मतलब एक, DNA का एक हिस्सा जो RNA बनाएगा वो RNA केवल एक ही तरीके की प्रोटीन बना सकता है, दूसरे तरीके की प्रोटीन नहीं बना सकता, क्योंकि इसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, दूसरा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तक की कहानी आ गई समझ में? आगे पढ़ते हैं। RNA के इंट्रोन को काटना और एक्सोन को जोड़ना, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। ठीक है जी। सेकंड के बाद थर्ड यूनिट आपकी जो है ना, थर्ड और फोर्थ यूनिट, वो बायोटेक्नोलॉजी की है। बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग क्या पढ़ते हो? एक पौधे का DNA निकाला, दूसरे में डाला। अब तक तो संकरण पढ़ा है आपने, है ना, कि मेंडल ने पौधे के पराग कर लिए, पुष्प पर डाल दिए, वर्तिकाग्र पर, 2-3 तरीके के पौधे हो गए। ये बच्चों की कहानी है। अब आप बड़े हो गए हो, तो अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि अब हम DNA निकालेंगे सीधे। ठीक है, और DNA को निकाल करके एक पौधे से दूसरे पौधे में डाला जाता है। पूरा का पूरा DNA नहीं डाला जाता है, DNA का केवल एक हिस्सा डाला जाता है। कौन सा हिस्सा? जो विशेष प्रोटीन बनाता होगा। DNA का वो हिस्सा जो प्रोटीन बनाने में काम में आता है वही जीन बोला जाता है, याद रखना। ये DNA है, ठीक है जी। तो इतना बड़ा DNA थोड़ी ना काम में आएगा। DNA का केवल इतना सा हिस्सा मान लो RNA बना रहा है, और फिर वो RNA जो है आगे जाकर के प्रोटीन बना रहा है। तो वो हिस्सा जो प्रोटीन बनाएगा उसी को जीन बोलते हैं। पूरे के पूरे DNA को जीन नहीं बोलते हैं। ठीक है, इस जीन की कुछ और भी जीन होंगी जो इसको सपोर्ट करेंगी, जैसे ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, जैसे अभी टाटा बॉक्स वगैरह पढ़े आपने। तो ऐसे जीन का जो पूरा सीक्वेंस कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारी जीन मिलके जब एक काम को अंजाम देती हैं, तो एक तो हो गई मुख्य जीन जो RNA बनाएगी, और दूसरी हो गई उसकी हेल्पर जीन। तो इन पूरे जीन के सीक्वेंस को, जीन के ऐसा समूह जो RNA बनाने में भाग ले, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसे क्या कहते हैं? ओपेरॉन। क्या कहते हैं? ओपेरॉन। पढ़ा होगा ये 11th-12th क्लास में कभी, ओपेरॉन मॉडल, लैक ओपेरॉन, जेकब एंड मोनोड का। लैक्टोज डाल देते हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, नहीं करता है? पढ़ा तो अच्छा, नहीं पढ़ा तो भी अच्छा ही है, बहुत बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अब पढ़ेंगे फिर हम इसको। तो स्प्लाइसिंग की मेथड पढ़ेंगे। ठीक है जी, स्प्लाइसिंग कैसे कैसे तरीके से होती है। ये RNA है, ठीक है जी। RNA में ये क्या है?
ये नाइट्रोजनी क्षारों का क्रम होगा, आपको बताया था। नाइट्रोजनी क्षारों के क्रम में 3-3 के नाइट्रोजनी क्षारों का क्रम जो होता है वो क्या बोला जाता है? कोडॉन। आनुवंशिक कोडॉन बोलते हैं उनको। वही कोडॉन से अमीनो अम्ल आएगा, जैसा कोड होगा वैसा ही तो अमीनो अम्ल आएगा, है ना। जैसा डिजिट दबाओगे वही तो फॉर्म मिलेगा, वही तो कोड एसटीडी कोड होते थे ना। ठीक उसी तरीके से जैसा कोडॉन होगा वैसा ही उसका अमीनो अम्ल आएगा। वो कहानी बाद में, फिलहाल के लिए इतना समझो। मान लो ये कुछ हिस्से हैं जो काम के नहीं है, तो इन्हें काटने के लिए कौन, ये क्या है, इंट्रोन बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे? इंट्रोन। और ये जो काम के उसे क्या बोलेंगे? एक्सोन। यहाँ से यहाँ तक ये एक ही कंडीशन है पूरी, पर बीच बीच में क्या आ गया? प्रोटीन। जैसे यहाँ पर फालतू के इंट्रोन आ गए, है ना, यानी ऐसे कोडॉन आ गए जो कोई अमीनो अम्ल लेकर के नहीं आएंगे, तो फिर प्रोटीन का संश्लेषण तो यही रुक जाएगा। अब रुकना तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक अणु आता है, उसे क्या कहते हैं? स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम। उस स्प्लाइसियोसोम के अंदर क्या होते हैं? उसकी यूनिट होती है, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। U1, U2, U4, U5। गिनती नहीं पढ़नी है कि 1 2 3 4 कंटिन्यू कर रहे हो आप लोग, नहीं, ऐसा नहीं होगा। U2, U3, सॉरी U1, U2, U4, U5 एंड U6। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है इसमें? U1 सबसे पहले आ जाएगा। और आने के बाद क्या करेगा? यहाँ पर आपको बताया था इंट्रोन की पहचान क्या होती है? GU से शुरू और AG पर खत्म। ये इंट्रोन की पहचान है। जो हिस्सा यहाँ पर कुछ भी हो, भले U हो, A हो, C हो, G हो, कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है। GU से शुरू और AG पर जो खत्म हो रहा है हिस्सा RNA में बीच में, इसका मतलब वही क्या है? इंट्रोन है, यही काटना है। तो U1 आ जाएगा इस पर, ऐसे U2, U3 आ जाएंगे, और वो आकर के क्या करेंगे? इसकी स्थिति को ऐसे बना देंगे। ठीक है। तो ये इधर क्या था? एक्सोन था ना, और इधर भी क्या था? एक्सोन। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो अब क्या हो गया? ये हिस्सा ऊपर उछल गया, ये वाला। तो ये पहला और दूसरा क्या आ गए? एक्सोन। पास आ गए कि नहीं आ गए? एक्सोन सेकंड। ये हो गया एक्सोन फर्स्ट और ये हो गया एक्सोन सेकंड। आ गए पास? ये जुड़ जाएंगे। ये वाला हिस्सा जो लूप बन गया फालतू, किसी काम का नहीं था, ये इंट्रोन का जो हिस्सा था, इसे ये लूप को क्या बोलते हैं? लैरिएट। क्या बोलते हैं? ये कट हो जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक। और इसके जुड़ने के बाद ये पूरा एक्सोन 1 यहाँ है और एक्सोन 2 यहाँ है, जुड़ गया। अब इसके ऊपर प्रोटीन बनेगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। अब ये जो स्प्लाइसिंग की क्रिया है, ये केवल एक इसी विधि से नहीं होती, इसकी और भी विधियां होती हैं। ठीक है। अब कौन कौन सी विधि पढ़नी है? यहाँ पर एक बात याद रखना, U1 आने से पहले कल ही बताया था GTP का जल अपघटन हो जाता है, लेकिन एक बार स्प्लाइसियोसोम आ गया फिर इसको कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। ये याद रखना आप लोग अच्छे से। ठीक। स्प्लाइसिंग की दूसरी विधि, ठीक है, दूसरी विधि में क्या होता है? जहां पर कोई एंजाइम काम में नहीं आ रहा है, किसी भी तरीके के एंजाइम की आवश्यकता नहीं है। जब किसी एंजाइम की आवश्यकता नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? सेल्फ स्प्लाइसिंग। ठीक है। क्यों? क्योंकि स्प्लाइसिंग होने के बाद SNRNA द्वारा एक लाइन में व्यवस्थित कर दिया जाता है। यहाँ पर देखो, इसने काट दिया, काटने के बाद ये अलग रह गया ना, ये हिस्सा, ये तो कट जाएगा, कटने के बाद ये तो टूट गया ना। इस हिसाब से भाई एक रस्सी थी, इसको आपने ऐसे फोल्ड कर दिया, है ना, इसके इस हिस्से को आपने क्या किया? फिर इस हिस्से को आपने काट दिया, तो ये तो टूटा हो गया, रह गया ना, ये तो अलग, इसका तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये इससे तो टूट गए। इन टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने के लिए, इन हिस्सों को जोड़ने के लिए SNRNA यहाँ पे काम में आता है। आगे बात समझ में? कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ। ठीक है। तो अब SNRNA से इसको जोड़ दिया जाता है, फिर ये पूरा एक्सोन इंट्रोन जुड़ जाता है। लेकिन
अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, सेल्फ स्प्लाइसिंग, मतलब स्प्लाइसिंग का दूसरा मेथड। ये तो कॉमन मेथड है, सब जगह मिल ही जाएगा जनरली, ठीक है। इसको इरेज कर दूं क्योंकि ये पुराना वाला हटेगा तभी तो नया वाला आएगा। अब आगे पढ़ेंगे क्या, सेल्फ स्प्लाइसिंग, यानी कि किसी भी तरीके के एंजाइम की अनुपस्थिति में होने वाली स्प्लाइसिंग, ठीक है। इस स्प्लाइसिंग में होता क्या है कि ग्वानोसिन यूनिट होती है। ग्वानोसिन मतलब, देखो भाई, अब तक तुमने पढ़ा होगा एटीपी, तो सबने पढ़ी होगी, पढ़े लिखे हो सब। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या बोली जाती है, करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका की मुद्रा बोली जाती है ये। और इस मुद्रा का काम क्या होता है, देखो होता क्या है इसमें, क्या है इसका नाम, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ऐसा है भाई, एडिनोसिन एक प्रोटीन होती है, सिंपल सी कहानी ये। इसमें फॉस्फेट ग्रुप PO4 माइनस, ये PO4 माइनस 3 जगह से आ गए ऐड हो गए, तो इसे क्या बोल देंगे, एटीपी। अब ये एक ऐसा पैकेट है, ऐसे समझो जैसे दिवाली में आप लोगों ने वो रस्सी बम आते हैं ना, सूत्री बम बोलते हैं उसको, वो फोड़े होंगे कभी, है ना, फोड़े तो होंगे। तो उस बम में क्या है, देखो भाई, अब तक उसमें गोला बारूद, जो भी गंधक पोटास, जो भी कुछ भरा हुआ है ना, वो सब कुछ क्या है, बंद है, संयोजित कंडीशन में, फ्यूज है। अब इसमें आपने लगा दी आग, ठीक है। अब जैसे ही इसमें आप आग लगाओगे, ये क्या होगा, इसमें जो भी अणु परमाणु थे वो सब एक दूसरे से बहुत तेजी से विस्फोट करते हुए बाहर निकलेंगे। और जब बाहर निकलेंगे तो ये ऊर्जा का पैकेट था कि नहीं था, इसमें से कौन कौन सी ऊर्जा निकली, लाइट एनर्जी निकली, लाइट प्रकाश हुआ उसमें से। दूसरा साउंड, ध्वनि, कितनी जोर से फटता है वो। और इसके अलावा हीट, गर्मी भी तो बढ़ जाती है, इसीलिए तो कहते हैं पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, जिससे क्या होगा, पॉल्यूशन हो जाएगा, है पॉल्यूशन होगा। इसके अलावा क्या करना चाहिए बताओ, पॉल्यूशन तो होगा, पटाखे से नहीं होगा, किसी और चीज से होगा, पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन है, उसका क्या सॉल्यूशन है बताओ, पौधे लगाने चाहिए, सीधी सी बात है कि नहीं है। पौधे भी कौन से, बड़े बड़े पौधे लगाने के लिए जगह नहीं बची अपने पास, फिर क्या करें। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में एल्गी, शैवाल। आपको बता दूं, विश्व की, पूरे पृथ्वी की 90% ऑक्सीजन का उत्पादन एल्गी करते हैं, बड़े पौधे नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने नहीं, रिसर्च ने कहा है, ठीक है। कौन सी रिसर्च, वही रिसर्च जो कहाँ मिलेगी आपको, 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स में। एनसीईआरटी कोई चैलेंज तो कर नहीं सकता, तो उसमें लिखा है तो सही बात है ना। तो एल्गी जो है वो 90% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो फिर अब आप क्या उगाओ, पेड़ पौधे नहीं उगा सकते हो, अगर किसी के पास नहीं है जगह, तो फिर एल्गी, शैवाल की कुछ विशेष प्रजातियां उगाई जा सकती है। क्योंकि एक पड़ा होगा स्पाइरुलिना, एकमात्र ऐसा शैवाल होता है जिस स्पाइरुलिना को सुखा करके, प्योरीफाई करके, जो जिम ट्रेनर होते हैं ना, वो एक प्रोटीन, वो पाउडर, प्रोटीन पाउडर का डिब्बा, वो जो रिकमेंड करते हैं, उसके अंदर स्पाइरुलिना ही होता है। दूध में मिला के पीते हैं, इसको कड़वा सा लगता है। 1 चम्मच स्पाइरुलिना, 1 चम्मच स्पाइरुलिना को खाने से जितनी प्रोटीन मिलेगी, उतने पूरे महीने भर में 250 ग्राम पावर दूध पियोगे ना गाय का, तो उससे जितनी प्रोटीन मिलेगी उतनी स्पाइरुलिना के 1 चम्मच से मिल जाएगी। अब सोच लो क्या करना है, ठीक है। तो कितना फायदा है इससे, है कि नहीं है। तो एल्गी उगाना आसान है, तो पॉल्यूशन का एक अपने पास सिंपल सा क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। आगे अब चलो भाई, तो बम फोड़ने से क्या होता है, उससे विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलती है। ठीक ऐसे ही क्या होगा, ये एटीपी जो है, इसमें से भी क्या होगा, ये फॉस्फेट जब इससे हटेगा, तो बम फूटा ना, यहाँ पे टूटा ये, तो ये क्या था, एटीपी। ये टूटने के बाद इसके पास 2 ही फॉस्फेट रह गए, एक जो अलग होगा तो यहाँ से ऊर्जा निकलेगी, और अब ये क्या बन जाएगा, एडीपी। ऐसे ये काम करती है ऊर्जा के रूप में। कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा वहां
जैसे जीवाणु है, ठीक है, जीवाणुओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो उनके अंदर कोशिका झिल्ली जो है ना वो फूली हुई होती है, पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में, याद नहीं रहता है। ये इस तरीके से फोल्डेड हो जाती है और इसे कहते हैं मीसोसोम, ठीक है, उसके अंदर होता है एक। अब और ऊर्जा चाहिए तो क्या होगा, ये फिर और टूट जाएगा, यानी ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, अब ये रह गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, अब इसमें एक ही रह गया, ये दोनों ही अलग हो गए इससे, तो और ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, तो ये क्या रह गया, AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक ही रह गया। समझ आ गई बात, ये PO4 माइनस है और ये एडिनोसिन है। ठीक उसी तरीके से स्प्लाइसिंग में ATP काम में नहीं आती है, कौन काम में आती है, GTP, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। जिसको ATP समझ आएगी उसी को ही GTP समझ आएगी, जिसको ये नहीं आया समझ उसको वो कैसे आएगा समझ में, है कि नहीं है। तो अब बात करते हैं आगे स्प्लाइसिंग ये दूसरे मेथड की, जिसमें प्रोटीन की जिसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं है। अच्छा वैसे प्रोटीन कह दिया तो कुछ गलत नहीं कह दिया, क्योंकि सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, GTP की जरूरत होती है, ठीक है। पहले क्या होगा, GMP ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर डाइफॉस्फेट या फिर ट्राइफॉस्फेट। ये ग्वानोसिन यूनिट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, RNA के 5' सिरे पर आक्रमण करेंगी और फिर उसे काट देती हैं। इंट्रॉन के 5' सिरे पर जैसे ही G जुड़ता है इंट्रॉन हट जाता है, और स्प्लाइसिंग में क्या होता है, RNA की तृतीयक संरचना भाग लेती है। तृतीयक कौन सी होगी, जो ज्यादा फोल्डेड होती है, ये RNA है, ये 5' ये 3'। अब इसमें इंट्रोन में 5' सिरा यही तो होगा, तो यहां पर आकर के G ऐड हो जाएगा, ठीक है, ग्वानोसिन, और इसके ऐड होते ही यहां से कट जाएगा, ठीक है। अब 5' सिरे पर इंट्रोन को जब हटा दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, इंट्रोन और एक्सोन क्षार युग्मों के द्वारा क्या होता है, RNA की एक तृतीयक संरचना बनती है, ठीक है। और उन तृतीयक संरचनाओं के बाद क्या होगा, ये खुद ही खुद पर रिपेल ऐसे कर जाती, देखो ये तो ये रहा, ये हिस्सा जो यहाँ से कट गया ये आगे इस तरीके से लैरिएट ये ऐसे बनाएगी, ये 5' सिरा यहाँ रह गया, ये यहाँ से घूम करके यहीं पर क्या बना लेगा, इस वाले हिस्से पर, मतलब इंट्रॉन अपने शुरुआत वाले नाइट्रोजनी क्षार का युग्मन इंट्रॉन के अंतिम वाले सिरे के साथ कर लेगा। समझ आई बात। अब इसके अलग होते ही फिर इसको यहां से भी अलग कर दिया जाएगा, और इस तरीके से इसमें क्या बना, लैरिएट। आई बात समझ में, क्लियर हुआ कुछ या नहीं। रिजॉइन, ठीक है, आगे की कहानी, ठीक है, आप लोग एक बार रिजॉइन कर लीजिए, ठीक।